So hi everyone, this is Mayank Kothari. In this lecture, we are going to discuss about the last method of our discounted capital budgeting techniques, and that is nothing but the discounted payback period. पेबैक पीरियड हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जब नॉन डिस्काउंटेड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स देख रहे थे। उसमें काफ़ी इजी था पेबैक पीरियड निकालना, और मतलब इस लेक्चर का भी, इस कॉन्सेप्ट का भी वही है कि हमको निकालना है हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल में रिकवर हो रहा है। एक एग्जांपल लेता हूँ और उसका मैं पेबैक पीरियड पहले निकालता हूँ ताकि एक रिवाइज हो जाएगा शॉर्ट में, और उसके बाद बताऊँगा कि कैसे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है और डिफरेंस क्या है दोनों में। एग्जाम्पल देखो, एक इन्वेस्टमेंट है 1,36,000 रुपये का जो हमको करना है, ठीक है। 1,36,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है और आपको 5 साल में ये कैश फ्लोज हो रही है, ठीक है। अब अगर हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको पे बैक पीरियड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने ईयर लिया। देखो, पे बैक पीरियड का सबसे सिंपल फॉर्मूला था कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एक एनुअल कैश इनफ्लो ले लो। अगर हर साल कैश इनफ्लो सेम है तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 की कैश इनफ्लो है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो 4 साल आ गया मेरा पे बैक पीरियड कि 4 साल में मेरा पैसा रिकवर हो रहा है। लेकिन जब कैश फ्लोज अलग अलग होती है तब हम क्या करते हैं, हम उसको इंटरपोलेट करते हैं बेसिकली। देखो कैसे, क्यूमुलेटिव निकाल के, ये कैश फ्लोज है 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000। अब क्यूमुलेटिव निकालो। सो क्यूमुलेटिव में ये तो 30,000 ही रहेगा, ये 70,000 रहेगा, ये हो जाएगा 1,30,000, ये हो जाएगा 4,30,000, सॉरी 30,000 ही है ना, ये तो 1,60,000, और ये हो जाएगा कुछ 1,80,000। इस तरह से 1,80,000 की कैश फ्लोज हो रही है। आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे आपके 1,36,000 36,000 रुपीज़ रिकवर हो रहे हो। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 1,36,000 रुपये आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में आपका पे बैक पीरियड है कम से कम कितना, 3। देखो, तो ऐसे केस में हम कितना कैसे निकाल देते पे बैक पीरियड कि 3 साल तो कम से कम है ही। अगले साल कितना रिकवर हुआ सर, 30,000 रिकवर हुआ। 3 साल से आगे बढ़ोगे तो अगले साल 30,000 रिकवर हुआ। आपको कितना करना था, सिर्फ 6,000 सर, क्योंकि 1,30,000 तो यहीं पे हो गया। हमको 1,36 चाहिए तो 6,000 रिकवर करना था। सिंपल, आपकी कहानी आ गई ख़त्म, और ये आपका आंसर आ गया। 6,000, सॉरी 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी 1.20, सॉरी 3.20 ईयर्स, ये आपका पे बैक पीरियड है, ठीक है। ऐसे ही हमको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। लेकिन हम दिक्कत क्या कर रहे हैं पता है, जैसे मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताता हूँ। ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 8% से, और प्रेजेंट वैल्यू फिर से शुरू करते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5, 30 40 60 30 20, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर लेता हूँ मैं 8% से, 0.926, 0.857, 0.794, 0.735 एंड 0.681। मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 27,780, 34,280, 47,640, 22,050, और ये 13,620। एक 45,370, और ये हो गया आपका कैश इनफ्लो, ये हो गया कैश आउटफ्लो 1,36,000। तो ये आपका एनपीवी आता है। चलो मैंने इस क्वेश्चन में आपको
ये भी बता दिया कि एनपीवी कैसे निकालते हैं, एक रिवाइज हो गया 9,370। ठीक है, ये तो नॉर्मल कहानी है हमारी। सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने ये सब डिस्कशन में। हम क्या करते थे पता है, पे बैक पीरियड के टाइम पे हम इस कैश फ्लो का क्यूमुलेटिव लेते थे, 30,000 फिर 40 और 30 70,000 और फिर 70 और 60 1,30,000 और फिर 30,000 और 20,000। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में और पे बैक पीरियड में डिफरेंस क्या, पे बैक पीरियड का मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या। पे बैक पीरियड में ना आप टाइम वैल्यू को कोई मतलब पैसे की जो टाइम वैल्यू उसको अहमियत ही नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप 30,000 में 40,000 ऐसे ही ऐड कर ले रहे हो, जबकि 30,000 एक साल का है, 40,000 दूसरे साल का, दोनों कंपेरेबल ही नहीं है, टाइमिंग अलग अलग है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। 40 को 30 में मैं ऐसे ऐड कर ही नहीं सकता 70,000। इसीलिए उसका मॉडिफाइड वर्जन आया। जैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मॉडिफाइड वर्जन इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वैसे ही पे बैक पीरियड का मॉडिफाइड वर्जन इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। और इस केस में भी आप सेम कैलकुलेशन करते हो, सेम तरीके से निकालते हो, सिर्फ फर्क इतना होता है कि आप ये नॉर्मल कैश फ्लोज ना लेने के बजाय आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेते हो, जो सेकंड में प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला टाइम वैल्यू कंसिडर करने के बाद, क्योंकि उस प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम में हर कैश फ्लो का टाइमिंग सिर्फ एक है, वो है 0 पॉइंट ऑफ टाइम। 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे लाके आप उसको एनालाइज कर रहे हो, तो हो गया आपका काम, तो बन गया ना। तो वही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। मैं क्यूमुलेटिव लूंगा ज़रूर, अभी भी लूंगा, पहले भी लिया था, अभी भी हम लेंगे क्यूमुलेटिव, लेकिन इस चीज़ का 27,780 उसमें 34,280 ऐड करेंगे, 62,060 प्लस 47,640 ऐड करो, 109,700 प्लस 22,050 ऐड करो, 131,750 उसमें 13,620 ऐड करो, 145,370। आपको सर कितने पैसे रिकवर करने थे? आपको 1,36,000 रिकवर करने थे। 1,36,000 कहीं दिख रहा है आपको? इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के सॉरी बीच में आएगा, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में आपका पे बैक पीरियड आएगा, अगर टाइम वैल्यू कंसिडर की जाए तो। पुराने क्वेश्चन में देखोगे थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में आया था, अब फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में आएगा, यानी मिनिमम कितना, मिनिमम सर 4 साल तो है ही है। ठीक है, अगले साल कितना रिकवर हुआ? अगले साल सर 13,620 रिकवर हुआ, दिख रहा है? ये टाइम वैल्यू के कंसिडरेशन में बात करो, 13,620 रिकवर हो रहे हैं। और आपको कितना रिकवर करना था? बहुत ही सिंपल, 1,36,000 रिकवर करना था। 4 साल तक मेरा 1,31,750 रिकवर हो चुका था। डिफरेंस अमाउंट जो रिकवर करनी थी वो अगले साल करनी थी, 5वें साल में। 5वें साल का पूरे साल भर में कितना रिकवर हुआ? 13,620। लेकिन हमको सिर्फ वही पॉइंट ढूंढना है, 4,250। तो आपका पे बैक पीरियड क्या आएगा? 4,250 डिवाइड बाई 13,620 प्लस 4, 4.31 ईयर्स। दिस इज नथिंग बट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। सेम तरीका, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ आप कैश फ्लोज बदल देते हो। उस केस में नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेते हो और इस केस में डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ज़रूर, आने वाले लेक्चर्स में हम ज़रूर देखेंगे कि और एग्जाम्पल्स लेंगे और प्रैक्टिस भी होगी उसके साथ साथ में। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा। बाय बाय।